वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक नए चैप्टर पर बात करेंगे। जैसा कि हम दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाओं से अवगत हैं कि डस्ट जमती है तो डस्ट को हम स्वीप आउट करते हैं, तो डस्ट का जमना भी कोई न कोई तो एक घटना होगा। दूध से दही जमती है, वह भी तो कोई न कोई घटना होगा। और कपड़ा धोते हैं साबुन से तो कपड़े की गंदगी दूर हो जाती है साबुन से, वह किस प्रकार होता है। जहाँ पर कटते हैं तो फिटकरी रगड़ते हैं, वह किस प्रकार होता है। ऐसी हमारी दैनिक जीवन से संबंधित बहुत सारी घटनाओं के बारे में जानकारी देता है यह पाठ। आज हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस का नाम है सतह रसायन। तो चलिए, सतह रसायन, इसको पृष्ठ रसायन भी कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री। अब यहाँ पर हमारे पास सरफेस शब्द आया है, तो पहले तो हम सरफेस को समझते हैं। तो सतह की परिभाषा होती है निर्वात में किसी पदार्थ का वह बाह्य भाग जो हमारी नग्न आँखों से दिखाई देती है, नग्न आँखों से दिखाई देती है, सतह कहलाती है। अब प्रश्न यहाँ पर आता है, परिभाषा कहती है निर्वात में। अब हम वायुमंडल पर बात करें तो क्या वायुमंडल पर कोई वस्तु का बाह्य सतह जो हमको या हमारी नग्न आँखों से दिखाई देती है, क्या वह सतह कहलाएगी? तो जी नहीं, क्योंकि उस पदार्थ की बाह्य आवरण में हवा जैसे पदार्थ की संपर्क होती है, इसलिए इसको हम सतह न कह करके अंतरा पृष्ठ कहते हैं, इंटरफेस, अंतरा पृष्ठ। और इसको कहा जाता है इंटरफेस। मतलब वायुमंडल में किसी पदार्थ की स्वतंत्र सतह नहीं है, बल्कि सभी पदार्थ में क्या होते हैं, इंटरफेस हुआ करते हैं। तो लेकिन फिर भी हम घटनाओं की स्टडी करने के लिए इंटरफेस को ही सरफेस मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो ये तो हो गया हमारा सतह से संबंधित बातें। अब हम देखेंगे सतह रसायन। सतह रसायन किसी ये होती है रसायन की वह शाखा, रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है सतह रसायन कहलाता है। मतलब इस पाठ में हम सतह पर होने वाली घटनाओं पर अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपको बता दूं, इंटरफेस में दो स्थूल सतह को विभक्त करने वाली जो सीमा रेखा होती है उसे भी सतह कहते हैं। याद रखिएगा, सतह की परिभाषा में दो स्थूल सतह, जैसे मान लो हमारे पास एक पदार्थ है
जिसको हम ऐसे ब्लॉक में लेते हैं। ये कोई पदार्थ A है और एक दूसरा पदार्थ है, या हम एक दूसरा पदार्थ है जिसको हम या द्रव में लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये मान लो हमारे पास ये यहाँ से पानी और तेल की बात करें, हम पानी और तेल की बात करें तो यहाँ पर क्या होगी, ये एक स्थूल तेल हुआ और ये स्थूल पदार्थ पानी हुआ, और ये क्या है, दोनों स्थूल सतहों को विभक्त करने वाली सीमा रेखा है, विभक्त करने वाली सीमा रेखा है। तो दो स्थूल सतहों को अलग करने वाली, पृथक करने वाली, विभक्त करने वाली सीमा रेखा को सतह भी कहते हैं। अब हम किसी पदार्थ की सतह को दर्शाने के लिए, जैसे ठोस है और ये अगर गैस से डिवाइडेड है, मतलब ठोस पर गैस की सतह आपस में मिली हुई है, तो ये इसका ऐसा लिखेंगे, या तो स्लैश डाल के, और या फिर ऐसा भी लिखते हैं। तो ये स्लैश या तिरछी लाइन या डैश, ये दोनों स्थूल पदार्थों की अंतरापृष्ठ को प्रदर्शित करती है। तो अंतरापृष्ठ को प्रदर्शित करने के लिए दो चीज़ उपयोग किया जाता है, या तो स्लैश या फिर डैश। अब यहाँ पर हम आते हैं, सतह पर यद्यपि बहुत सारी घटनाएं होती है, जैसा कि उदाहरण के रूप में ले लें हम लोग, तो हमने जो इलेक्ट्रोड पढ़ा, तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन से होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सेटअप होता है वह भी इलेक्ट्रोड के पृष्ठ पर होने वाली घटना थी। संचारण पढ़ा है हमने, संचारण भी धातु के पृष्ठ पर होने वाली घटना थी। इसी तरह से और भी हमारे पास बहुत सारे अभिक्रियाएं हैं जो पृष्ठ पर होते हैं। तो लेकिन इस पाठ में हम सतह पर होने वाली, अंतरापृष्ठ पर होने वाली केवल 3 घटनाओं की स्टडी करेंगे। और पहला होगा इसका अधिशोषण, अधिशोषण होगा, और दूसरी होगी कोलाइडल या कोलाइडी अवस्था, और तीसरा होगा उत्प्रेरण। ये 3 घटनाओं पर स्टडी की जाएगी डिटेल में। यद्यपि इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे अंतःपृष्ठ पर होने वाली घटनाएं हैं, जिसमें से कुछ का नाम मैंने अभी गिनाया। अब हम देखने जा रहे हैं अधिशोषण। तो अधिशोषण क्या है, इसको हम जानने के लिए यहाँ पर एक घटना पर विचार करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक पदार्थ है, और अणुगति सिद्धांत के अनुसार जानते हैं हम कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से बना होता है, और यदि हम अणुओं को गोलाकार माने तो हम इस पदार्थ की संरचना इस तरह से हम दे सकते हैं। इस पदार्थ की संरचना हम इस तरह से दे सकते हैं, और इस तरह से हम यहाँ पर अणुओं को 2 क्लास में डिवाइड समझ सकते हैं। एक अणु जो सतह पर होती है वो कहलाएंगे सतही अणु या सरफेस मॉलिक्यूल, और जो अंदर में होते हैं वो कहलाते हैं हमारे बल्क या भीतर का अणु कहलाता है बल्क अणु। चूंकि किसी पदार्थ की पृष्ठ पर उपस्थित अणु बल्क पर उपस्थित अणु से कुछ विशिष्ट गुण रखता है, वह कौन सी विशिष्ट गुण रखता है उसको हम समझते हैं। तो इसके लिए ज़रा देखो आप, हम कंसीडर करते हैं एक बल्क की अणु का। मान लो ये बल्क की अणु है, यहाँ से स्पष्ट है, या अगर इसको बल्क की अणु मानते हो, ये अणु इधर से घिरा है, इधर से घिरा है, इधर से घिरा है, इधर से घिरा है। इस तरह से हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, ये चारों दिशाओं से या सभी संभव दिशाओं से क्या होता है, घिरा रहता है। अणुगति सिद्धांत कहता है कि किसी पदार्थ के सभी अणु सभी दृष्टि में समान होते हैं। ये पात्र के अंदर रैंडमली मोशन करते हैं, आपस में टकराते हैं, पात्र की दीवार से टकराते हैं, जिनसे इसकी दिशा और वेग बदलती है। तो यहाँ पर
हम एक बल्क के अणु की बात करते हैं। अच्छा, इन अणुओं पर क्या होती है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है। तो ज़रा देखो, इधर भी एक बल्क के अणु में इधर भी अणु होगा, इधर भी अणु है, इधर भी अणु है, इधर भी अणु है। तो निश्चित रूप से यह अंतराणुविक बल का परिमाण वही होगा जो इस दिशा में लग रही है। मतलब दाहिनी ओर लगने वाले अंतराणुविक बल का परिमाण बाईं ओर लगने वाले अंतराणुविक बल के परिमाण के बराबर होता है। दिशा अपोजिट होती है, इसलिए एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। उसी तरह से ऊपर की ओर लगने वाला अन्योन्य क्रिया अंतराणुविक बल, नीचे की ओर लगने वाले अन्योन्य क्रिया अंतराणुविक बल की परिमाण समान होती है और दिशा अपोजिट हो जाती है, इसलिए एक दूसरे को क्या करते हैं, वो बैलेंस कर देते हैं। इस तरह से हमने जाना कि जो पृष्ठ पर अणु होते बल्क पर जो अणु होते हैं वो बैलेंस फोर्स फील करते हैं, बैलेंस फोर्स फील करते हैं या बैलेंस फोर्स कार्य करता है। बैलेंस फोर्स को एक एग्जांपल से आसानी से समझ सकते हैं हम लोग। मान लो दो समान ताकतवर व्यक्ति मेरी दोनों भुजाओं को पकड़ करके अपनी ओर खींच रहे हैं, तो चूंकि दोनों के द्वारा मेरी भुजाओं पर लगाया जाने वाला बल समान है, इसलिए मेरा बॉडी किसी की ओर डिस्प्लेस नहीं होगा, नहीं झुकेगा, परंतु मेरा जो बायां भुजा है वह यह महसूस करेगा कि उस पर बल लग रहा है। तो बल महसूस की जाती है पर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं आती। ठीक उसी प्रकार से इन बलों के कारण, बैलेंस फोर्स के कारण जो बल्क का अणु होता है वह इस बल के प्रभाव में कभी इधर उधर शिफ्ट नहीं होता, वह क्या होती है, बैलेंस होता है। तो रिजल्ट आया हमारे पास कि बल्क में उपस्थित अणु क्या करता है, एक बैलेंस फोर्स फील करता है। अब हम देखने जा रहे हैं पृष्ठ पर उपस्थित अणु। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको अगर मैं मानूं ये अणु इधर से घिरा है, इधर से घिरा है, इधर से घिरा है, मतलब यहाँ पर इसको अगर हम पृष्ठ के अणु मानते हैं, ये इधर से घिरा है, इधर से घिरा है और ये इधर से घिरा है। तो राइट हैंड की ओर लगने वाला बल लेफ्ट हैंड द्वारा बैलेंस हो जाती है, परंतु डाउन साइड पर लगने वाला जो फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर में कोई अणु स्थित नहीं होती, इसलिए इस नीचे की ओर लगने वाले बल के कारण यह अणु तनाव महसूस करता है, टेंशन महसूस करता है, और इस टेंशन महसूस करने के कारण इसके ऊपर क्या हो जाती है, एक फ्री वैलेंसी क्रिएट हो जाता है। फ्री वैलेंसी बोल सकते हैं, या यह अनबैलेंस फोर्स फील करता है। इधर से क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा, नीचे की ओर लगने वाले बल बैलेंस नहीं होता, इसलिए पृष्ठ का हर अणु क्या करता है, अनबैलेंस फोर्स फील करता है, अनबैलेंस फोर्स फील करता है। और इस अनबैलेंस फोर्स के कारण वह तनाव अथवा टेंशन में रहता है, और अपनी टेंशन को दूर करने के लिए ही वह अपने संपर्क में आने वाले किसी दूसरे पदार्थ के अणु को खींचता है, अट्रैक्ट कर लेता है और उसको अपने पृष्ठ पर रोक लेता है, या रोकने का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर ये गई, हम देखें कि हर पदार्थ में जो पृष्ठ का अणु होता है वह अनबैलेंस फोर्स फील करता है, जबकि बल का अणु बैलेंस फोर्स फील करता है। और इसी अनबैलेंस फोर्स के कारण जो पृष्ठ के अणु में एक विशेष प्रकार की गुण आ जाती है कि अपने संपर्क में आने वाले किसी दूसरे पदार्थ के अणु को क्या करती है, अपनी ओर खींचती है और उसको वहाँ पर रोक लेती है। तो यही घटना तो कहलाती है अधिशोषण, यही घटना कहलाती है अधिशोषण। तो अधिशोषण एक्चुअल में क्या है, पृष्ठीय अणु के कारण होने वाली घटना है, मीन्स पृष्ठीय घटना है। तो अब हम परिभाषित करना चाहते हैं अधिशोषण को। तो अधिशोषण की परिभाषा हो जाएगी, यहाँ पर परिभाषित करने से पहले एक चीज़ और देख लें हम लोग कि जो 3 प्रकार के हमने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी है, एक होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, केवल सॉलिड और लिक्विड के ही सरफेस हुआ करते हैं,
गैस का कोई सरफेस नहीं होता। यहाँ पर हर इंटरफेस को मैं सरफेस बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगी, सॉलिड और लिक्विड के इंटरफेस या सरफेस पाए जाते हैं, जबकि गैसों के कोई सरफेस नहीं हुआ करते, क्योंकि गैसें आपस में मिक्सअप हो जाती हैं और इसलिए उनका कोई सतह नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब अधिशोषण को परिभाषित करना चाहते हैं हम लोग। तो देखिए क्या होगा, वह पृष्ठीय घटना जिसमें ठोस अथवा द्रव अपने पृष्ठ पर उपस्थित अणु द्वारा असंतुलित बल को संतुलित करने के लिए अपने संपर्क में आने वाले अन्य पदार्थ के अणु को आकर्षित कर पृष्ठ पर रोक लेती है। क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। तो वह पृष्ठीय घटना जिसमें ठोस अथवा द्रव अपने पृष्ठ पर उपस्थित अणु द्वारा असंतुलित बल को संतुलित करने के लिए अपने संपर्क में आने वाले अन्य पदार्थ के अणु को आकर्षित कर पृष्ठ पर रोक लेती है। तो यह हो जाएगा। इसकी एक दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं हम लोग, ठोस अथवा द्रव के पृष्ठ का वह गुण, ठोस अथवा द्रव के पृष्ठ का वह गुण जिसमें वह अपने असंतुलित बल को संतुष्ट करने के लिए पृष्ठ पर अन्य अणुओं को आकर्षित कर रोक लेती है, अधिशोषण कहलाती है। अब यदि हमसे कोई पूछे कि अधिशोषण क्यों होता है, तब हमारे पास उत्तर आ जाएगी कि जो सरफेस में अणु के में जो अनबैलेंस फोर्स होता है, तो अनबैलेंस फोर्स को सेटिस्फाइड करने के लिए वह क्या करती है, अपने पृष्ठ पर दूसरे पदार्थ के अणु को रोक लेती है। तो रोकने की घटना क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाता है। अब एक नंबर के प्रश्न आएगा हमारे पास। हमने पदार्थ की 3 अवस्था पढ़ी है, ठोस, द्रव, गैस। अब प्रश्न आता है कि हर पदार्थ के ठोस के पृष्ठ का गुण होगा कि वह अपने संपर्क में आने वाले अणु को रोक लेगा। मीन्स ठोसों में अधिशोषण होगी कि नहीं, तो निश्चित रूप से होगी। क्यों? क्योंकि ठोसों के एक अंतरा पृष्ठ होता है। द्रवों की बात की जाए तो द्रवों के भी एक अंतरा पृष्ठ होते हैं, और इसी अंतरा पृष्ठ के कारण द्रव में भी अधिशोषण का गुण पाया जाता है।
जबकि गैसों में अधिशोषण का गुण नहीं पाया जाता, क्योंकि गैसों की अंतरापृष्ठ नहीं होते, सभी गैसें आपस में मिक्सअप हो जाती हैं। तो यहाँ से 1 नंबर की प्रश्न आप ध्यान रख सकते हैं। निम्न में से किस में अधिशोषण नहीं होती, तो हमारे पास उत्तर के रूप में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं अधिशोषण की घटक में जिस प्रकार हमने विलयन में पढ़ा था कि अधिशोषण या विलयन के 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जस्ट लाइक एडसॉर्प्शंस के भी 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है अधिशोषक और दूसरा होता है अधिशोष। ये हमारा कहलाता है एडसॉर्बेट और ये कहलाता है एडसॉर्बेंट कहलाता है। तो यहाँ पर हम इसको बोला जाता है एडसॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन की कंपोनेंट हो गए 2, एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। अब यहाँ पर हम अधिशोषक किसको बोलेंगे? वह पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होती है। देखिए इसकी परिभाषा हो जाएगी, वह पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होती है। अधिशोषण की क्रिया होती है या अधिशोषण की क्रिया होती है। और दूसरा होगा अधिशोष, वह पदार्थ जो अधिशोषक पर अधिशोषित होती है। अधिशोषक पर अधिशोषित होती है, अधिशोषित होती है। इसका अगर कुछ उदाहरण देखें तो सबसे सरल एग्जांपल दूं, जब हम अपनी बॉडी पर तेल लगाते हैं तब तेल और स्किन, हमारी बॉडी का स्किन, 2 पदार्थ हुए, 2 सतह हुए। तेल हमारी स्किन पर चिपकती है, इसलिए यहाँ पर तेल क्या होगा? अधिशोष्य होगा और हमारी बॉडी का स्किन अधिशोषक होगा। वो बात अलग है कि बाद में ये तेल एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन हम उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय हम तुरंत लगाते हैं। तो तेल क्या हुआ? अधिशोष और हमारा स्किन हो गया अधिशोषक। यहाँ पर भी ब्लैक बोर्ड पर जब मैं चॉक से लिख रहा हूँ तो चाक की पार्टिकल क्या हो रही है? ब्लैक बोर्ड की सतह पर चिपक रही है, इसलिए चाक पार्टिकल क्या हुआ? अधिशोष, जो कि चिपक रहा है, और ब्लैक बोर्ड की सतह है अधिशोषक, जो कि चिपका रहा है। तो सरल शब्दों में हो जाएगी, जो पदार्थ चिपकता है वो अधिशोष कहलाता है और जो पदार्थ चिपकाता है वो अधिशोषक कहलाता है। इस तरह से हम अधिशोष और अधिशोषक को पहचान सकते हैं। और अगर एग्जाम्पल लें हम, तो यहाँ पर मान लो किसी सतह पर धूल बैठी है। टेबल की बात करते हैं, टेबल की सतह पर अगर धूल बैठी हुई है और हमसे अगर पूछे ये कौन सी घटना से बैठी, तब निश्चित रूप से क्या हो जाएगी? हमारा उत्तर होगा अधिशोषण की घटना से। कौन अधिशोष्य है, कौन अधिशोषक है? तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं डस्ट पार्टिकल अधिशोष्य होगा और जो टेबल की सतह है वो अधिशोषक होगा। इसी तरह से और भी हम बहुत सारी घटनाओं को हम देख सकते हैं। फिर यहाँ पर ज़रा देखते हैं हम लोग कि अच्छा, यहाँ पर देखते हैं एक और घटना ले लें। दीवार पर जब हम पेंट लगाते हैं तब आप पाते हैं कि पेंट केवल दीवार की सतह पर रहती है, दीवार के बल्क के अंदर नहीं घुसती हो। इसका मतलब यह भी एक अधिशोषण की घटना है जिसमें पेंट अधिशोष्य है और दीवार की सतह अधिशोषक है। तो इस तरह से हम अपने आसपास में होने वाली
अधिशोषण की घटनाओं में अधिशोष्य और अधिशोषक को पहचान सकते हैं। ये तो हो गया हमारा अधिशोष्य और अधिशोषक से संबंधित बातें। यहाँ पर अब उसके बाद आते हैं हम लोग अवशोषण। ध्यान दीजिएगा, अवशोषण, अवशोषण इसको बोला जाता है एब्सॉर्प्शंस। एब्सॉर्प्शंस बोला जाता है। और ये क्या है? एड्सॉर्प्शंस, और ये है एब्सॉर्प्शंस, अवशोषण। यह क्या होती है कि अगर कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के सतह के साथ साथ उसके भीतरी भाग में भी चला जाता है, भीतरी भाग में चला जाता है, तो उस परिस्थिति में वो कहलाती है अवशोषण। मतलब सतह पे ना हो करके वो सीधा अगर अंदर घुस जाती है तो क्या कहलाती है? वो अवशोषण कहलाता है। इसका हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि सिलिका जेल, यहाँ पर सिलिका जेल, और दूसरा है हमारे पास निर्जल कैल्शियम क्लोराइड। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, दो अधिशोषक की बात करते हैं और दोनों की टेंडेंसी होती है कि जल वाष्प को ग्रहण करना। तो यहाँ पर अगर इसकी हम चित्र बनाएं तब आप समझ जाओगे। मान लो अगर सिलिका जेल को मैं इस तरह से बनाता हूँ, ये सिलिका जेल का सतह है और यहाँ पर ये हमारा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड है। तो यहाँ पर अगर इसको हम जल वाष्प के कांटेक्ट में रखते हैं, इसको अगर मैं जल वाष्प की बात करूँ, जल वाष्प के अणु हैं और ये भी जल वाष्प के कांटेक्ट में, क्या जल के अणुओं के कांटेक्ट में, तब हम पाते हैं कि सिलिका जेल जल के अणुओं को अपने पृष्ठ पर क्या कर लेती है? ये इस तरह से क्या होती है? रोक लेती है। जबकि यहाँ पर जो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड होती है वह जल के अणुओं को या जल वाष्प के अणुओं को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। इस तरह से हम मान सकते हैं, अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। तो ये जो घटना हुआ वो अवशोषण कहलाता है और ये जो घटना हुआ वो अधिशोषण कहलाता है। तब हम समझ गए कि अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, यहाँ पर सरफेस में हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी? ये सरफेस फिनोमेना है, जबकि ये हमारा बल्क फिनोमेना है। क्या है? बल्क फिनोमेना है। ये तो हो गई अधिशोषण और अवशोषण में। अब हम देखना चाहते हैं सॉर्प्शन। सॉर्प्शन की क्रिया में ये आएगा सॉर्प्शन। सॉर्प्शन इसको कहा जाता है शोषण। तो शोषण की क्रिया में जब किसी पदार्थ की, कोई पदार्थ सतह के साथ साथ अगर बल्क में भी चली जाती है, मतलब अधिशोषण भी होता है और अवशोषण भी होता है, मीन्स पृष्ठ पे भी रोक ली जाती है और उसके बल्क में भी चली जाती है, तब इस प्रकार की घटना को हम शोषण बोलते हैं, सॉर्प्शन बोलते हैं। मतलब सॉर्प्शन इन दोनों घटनाओं का मिला जुला रूप है। इसकी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सॉर्प्शन का कि अगर स्याही की बूंद के ऊपर चाक को अगर रोल कराई जाती है तब आप पाते हैं कि चाक की सतह भी रंगीन हो जाती है, जो इस बात को प्रूव करती है कि स्याही की अणु उसके पृष्ठ पर भी रोक ली गई है। जब चाक को तोड़ को देखते हैं तो अंदर भी रंगीन हो जाता है, जो इस बात को प्रूव करती है कि चाक का अणु अंदर भी चला गया है, भीतरी भाग में भी चला गया है। मतलब यहाँ पर अधिशोषण भी हो रही है और शोषण भी हो रही है, इसलिए इस घटना को क्या बोला जाएगा? सॉर्प्शन बोला जाएगा, शोषण बोला जाएगा। तो ये तो हो गई
अब हम देखने जा रहे हैं अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर देखेंगे। एडसॉर्प्शन और है एब्सॉर्प्शन। तो यहाँ पर पहली जो घटना होगी, पहला जो अंतर होगा वह क्या होगी? सबसे सरल अंतर हमने देखा है, ये एक सतह की घटना है, सरफेस फिनोमेना है। यहाँ क्या लिखेंगे हम? यह सतह की घटना है, सतह की घटना है। जबकि यह क्या है? बल्क या भीतरी भाग का गुण होता है। यह बल्क की घटना है, बल्क मतलब ये इट इज सरफेस फिनोमेना, इट इज बल्क फिनोमेना। इसमें अधिशोष क्या होती है? पृष्ठ पर रोक ली जाती है, और इसमें क्या होती है? अधिशोष को जो है अधिशोषक के भीतरी भाग में भी चली जाती है। दूसरी स्थिति में देखें तो अधिशोषण की क्रिया शुरू में क्या होती है? शुरू में स्लो होती है, शुरू में फास्ट होता है, शुरू में तीव्र, परंतु बाद में स्लो हो जाती है, बाद में स्लो हो जाती है। जबकि अवशोषण एक समान दर से चलने वाली घटना है, एक समान दर से चलती है, मतलब यहाँ पर स्लो फास्ट नहीं होता। तीसरी स्थिति में अगर देखें तो यहाँ पर याद रखिएगा साम्यावस्था जो एडसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम है, एडसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम जल्दी सेटअप हो जाता है, शीघ्र साम्य मिल जाती है, सेटअप हो जाता है। जबकि अवशोषण की जो साम्यावस्था है वह कुछ समय पश्चात होती है। मीन्स यहाँ पर हम एब्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम क्या होती है? देरी से सेटअप होती है। चौथी घटना होगी इसकी कि यहाँ पर अधिशोष को अधिशोषक के सतह से बाहर निकाली जा सकती है। अधिशोष को अधिशोषक से बाहर निकाली जा सकती है, जिसे हम डिसॉर्प्शन बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन बोलते हैं। तो डिसॉर्प्शन की फिनोमेना में क्या हो जाएगी कि अधिशोष को अधिशोषक की सतह से रिमूव करना, हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? डिसॉर्प्शन कहलाता है। जबकि यहाँ पर इसको हटाई नहीं जा सकती, और अगर हम पांचवी स्थिति में अगर देखें तो यहाँ पर याद रखिएगा अधिशोषण की मात्रा जिसको हम x/m दिखाते हैं, इसका मीनिंग है अधिशोषण की मात्रा। अधिशोषण की मात्रा एवं दाब के बीच स्थिर ताप T पर ग्राफ खींचने से एक विशिष्ट ग्राफ आती है, ये हो जाता है ऐसा। यहाँ पर P रहेगा और ये x/m। जबकि अवशोषण की क्रिया में इन्हीं दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट की जाती है। अवशोषण की मात्रा और दाब के बीच स्थिर ताप पर जब ग्राफ पड़ जाती है तो सरल रेखा प्राप्त होती है। ये इसकी नेक्स्ट डिफरेंस है।
और छठवें डिफरेंस के रूप में आप लिख सकते हैं इनके एक एक एग्जाम्पल। वैसे तो एग्ज़ाम में अधिकतम 4 बिंदुओं पर प्रश्न की जाती है, तो आप यहाँ पर एक एक उदाहरण लिख सकते हो। जब जैसे कि मैंने आपको बोला कि जल वाष्प का सिलिका जेल के द्वारा अधिशोषण होती है, जबकि जल वाष्प का निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा क्या होती है, अवशोषण होता है। ये हो गई अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। अब हम देखते हैं अधिशोषण की एंथैल्पी। अधिशोषण की एंथैल्पी, अच्छा चलिए एक थोड़ी सी बात, यदि हम डस्टिंग की क्रिया करते हैं किसी पदार्थ की सतह से, अगर हम डस्ट को हटाते हैं जिसको हम साफ करते हैं, तो इस घटना को हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या नाम देंगे? किसी पदार्थ की सतह से धूल की कणों को निकालना, साफ करना या झाड़ना कहलाता है। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग उस घटना का क्या नाम देंगे? वो हो जाएगा डिसॉर्प्शन। यहाँ पर देखो, अब हम अधिशोषण की एंथैल्पी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अधिशोषण याद रखिएगा, अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है। हमने अधिशोषण की एंथैल्पी हम जानते हैं कि अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है जिसमें अधिशोष और अधिशोषक के बीच एक बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड बनने से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होता है। तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है, मतलब कुल मिला के ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के कारण इसके एक एंथैल्पी होगा, और इसलिए इस एंथैल्पी को परिभाषित कर सकते हैं कि 1 मोल अधिशोष गैस द्वारा, देखो इसकी परिभाषा होगा 1 मोल अधिशोष गैस द्वारा अधिशोषक की सतह पर, अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होने से, अधिशोषित होने पर या होने से जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है, जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, अधिशोषण की एंथैल्पी कहलाती है। अधिशोषण की एंथैल्पी कहलाती है 1 मोल अधिशोष गैस द्वारा अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होने से जितनी एंथैल्पी परिवर्तित होता है वह क्या कहलाती है, अधिशोषक की एंथैल्पी कहलाती है, अधिशोषण की एंथैल्पी कहलाती है। अब यहाँ पर जरा देखो, अगर हमसे एक प्रश्न पूछे, हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें, तो गिब्स फ्री एनर्जी की फार्मूला होता है डेल एच माइनस टी डेल एस होता है। और हम ये जानते हैं कि मुक्त ऊर्जा किसी प्रक्रम की स्वतः प्रवर्तितता को एक्सप्लेन करता है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करता है। अगर डेल जी का मान निगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस होता है या स्वतः प्रवर्तित होता है, प्लस होने पर नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है, और जीरो हो जाने पर इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये हम जानते हैं। जरा हम देखने जा रहे हैं कि जो अधिशोषण की घटना है, एडसॉर्प्शन की घटना है, उसकी फ्री एनर्जी क्या होगा, अर्थात उसकी स्पॉन्टेनिटी क्या होगी। तो चूंकि आप जानते हो अधिशोषण की घटना एक ऊष्माक्षेपी है, और ऊष्माक्षेपी होने के कारण डेल जी का मान, डेल एच का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, उसकी एंथैल्पी क्या होगी, ऋणात्मक होगा। साथ ही साथ डेल एस की बात करें, जो कि एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस को मेजर करता है किसी सिस्टम की, तो यहाँ पर हम पाते हैं कि एडसॉर्प्शन से क्या होती है, अधिशोषक की जो रेसिडुअल वैलेंसी होता है, रेसिडुअल फोर्स होता है, वह क्या हो जाती है, कम हो जाता है। और इसीलिए तो शुरू में क्या होती है, वो फास्ट चलती है, जैसे जैसे उसके रेसिडुअल फोर्स धीरे धीरे कम होने लगता है,
तो उस जो अधिशोषण की घटना धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास एक टेबल की टॉप है, निश्चित रूप से उस टेबल की टॉप अणुओं से बना होगा। मान लो हम मानते हैं कि उस टेबल की टॉप पर अगर 1000 अणु हैं, ये टेबल की टॉप है मान लीजिए, और इस टेबल की टॉप क्या है, अणुओं से बना हुआ है। टेबल की टॉप अणुओं से ऐसी बना हुआ है, तो और हम मानते हैं कि इसमें 1000 अणु है। मान लो अगर 10 पार्टिकल अधिशोष्य के रूप में आता है, तो उनके पास अधिशोषित होने के लिए 1000 अणु की सतह खुला हुआ है। इसलिए यहाँ पर क्या होगी, इसमें से कुछ अणुओं के द्वारा क्या हो जाएगी, वो रोक ली जाएगी। मान लो हम मानते हैं कि शुरू बार क्या हुआ, जब 10 पार्टिकल आया तो इसके अगर मान लो 500 अणु क्या हो गए, अपने पृष्ठ पर 10 पार्टिकल को रोक लिए। उसके बाद जो दूसरा अणु आएगा, चूंकि जहाँ पर ये 500 अणु अधिशोषित हो चुके हैं, तो इसके पास फ्री जो वैलेंसी थी कि पहले कितनी थी, 1000 थी, पर मॉलिक्यूल के करस्पॉन्ड 1 फ्री वैलेंसी थी, तो 1000 अणु थे, इसलिए क्या हो जाएगी, माना कि 1000 फ्री वैलेंसी थी। स्टार्टिंग में जब 10 पार्टिकल आया, 500 मॉलिक्यूल्स द्वारा क्या हुआ, 10 पार्टिकल को रोक लिया गया। मीन्स उसकी 500 फ्री वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गया। तो बचे कितने अब हमारे पास, 500। इसलिए यहाँ पर अब अधिशोषण की जो घटना होगी वह 500 के रिस्पेक्ट में चलेगा, जो कि पहले की तुलना में कम है। इसलिए क्या होगी, अगले 1 मिनट में क्या होगी, मान लो अगर 300 फ्री वैलेंसी सेटिस्फाइड होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये अधिशोषण की दर पहले से क्या हो गई, कम हो गया। पहले क्या हुई थी, फर्स्ट मिनट में मान लो 500, दूसरे में क्या होगी 300, अब अगली बार बचे कितने, 200। तो अगली बार जब अधिशोषण होगा तो वहाँ पर अधिशोषण में क्या हो जाएगी, वो 2 से फ्री वैलेंसी ही रह जाएगा उसके पास। मतलब समय के साथ साथ क्या हो रही है, इनकी जो रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन है वो धीरे धीरे कम होने लग रहा है। और यहीं पर इसी को बोलते हैं हम लोग रेसिडुअल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो समय के साथ साथ क्या हो रही है, रेसिडुअल फोर्स घट रहा है। और रेसिडुअल फोर्स घटना मतलब क्या हो रही है, रैंडमनेस कम होना। और रैंडमनेस जब कम होती है तो हमको पता है कि डेल एस भी क्या हो जाता है कि वैल्यू निगेटिव हो जाता है। तो हमारे पास रिजल्ट आया कि ये ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है, क्योंकि अधिशोष से अधिशोचक के भी एक बॉन्ड बनता है, और जब भी बॉन्ड बनती है एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ पर क्या हुई, ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, इसलिए इसके डेल एच की साइन भी निगेटिव है। और डेल एच में रेसिडुअल फोर्स क्या हो रहा है, टाइम के साथ कम हो रहा है, मीन्स इसकी एंट्रोपी भी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। अगर इस वैल्यू को आप यहाँ पे रखते हो तब हमको क्या मिलेगी, डेल एच का मान, डेल जी का मान निगेटिव मिलता है। और डेल जी निगेटिव होना मतलब एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और इसीलिए जो एब्सॉर्प्शन की फिनोमेना है वो अपने आप होने वाली घटना है, अर्थात वो स्पॉन्टेनियस है। तो इस फ्री एनर्जी के आधार पर भी हम इसको बता सकते हैं। अब हम देखते हैं धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण, पॉजिटिव एब्सॉर्प्शंस एंड नेगेटिव एब्सॉर्प्शंस। धनात्मक एवं ऋणात्मक अधिशोषण। धनात्मक में क्या होता है, मान लो यहाँ पर हम एक अधिशोषक का पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक अधिशोषक के पृष्ठ का कल्पना करते हैं, और यदि अधिशोषण की घटना में पृष्ठ पर अधिशोषक की सांद्रता, यदि इसको डायग्राम में बनाऊं, यही छोटे छोटे को अगर मैं ऐसा लेता हूं, छोटे छोटे को अगर ऐसे लेता हूं, अधिशोष्य है, और बड़े वाला जो सर्कल है वो अगर अधिशोषक है, तब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अधिशोषक की पृष्ठ पर सांद्रता भीतरी भाग की तुलना में अधिक हो जाता है। तो जब अधिशोषण की घटना में अधिशोष्य की सांद्रता या अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोष्य की सांद्रता उसकी भीतरी भाग या बल्क की तुलना में अधिक हो जाती है, तब वो कहलाती है धनात्मक अधिशोषण कहलाता है। और अगर दूसरा इसका उल्टा कर दें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर भीतरी भाग में इसकी सांद्रता पृष्ठ की तुलना में ज़्यादा हो जाती है, पृष्ठ की तुलना में अगर ज़्यादा हो जाती है,
तब ये कहलाता है ऋणात्मक अधिशोषण। ये निगेटिव और ये है पॉजिटिव। परिभाषा देखिए, यहाँ पर क्या है, सतह पर क्या है, अधिक सांद्रता है, बल्क पर कम है, यहाँ बल्क पर अधिक है, सतह पर कम है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा हो जाएगी कि यदि अधिशोषण में अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोष की सांद्रता भीतरी भाग से अगर अधिक हो जाती है तो कहलाता है धनात्मक, और अगर भीतरी भाग से कम हो जाती है तो ऋणात्मक कहलाता है। ये तो हो गया हमारा धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण। अब हम कुछ अधिशोषण की उदाहरण देखते हैं जो कि कभी कभी एग्ज़ाम में काम आएगा। फर्स्ट, जैसे मैं बता चुका आपको कि जल वाष्प का सिलिका जेल के द्वारा अधिशोषण की एक घटना है। मतलब अगर हम क्या करें, किसी कंटेनर पर अगर हम सिलिका जेल रख दें और उस कंटेनर पर अगर जल वाष्प होगा तो क्या हो जाएगी, वह जल वाष्प उसके पृष्ठ पर चिपक जाते हैं और वह कंटेनर जल वाष्प से क्या हो जाती है, रहित हो जाता है। और इसी का यूज़ आज जो देखे होगे, आज जितने इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस आते हैं उसमें एक सिलिका बैग होता है, वो सिलिका बैग लगी रहती है और वो क्या करती है, उसको एड्जॉर्ब कर लेती है जितने भी वहाँ पर अंदर में मॉइस्चर जो कि एयर पार्टिकल के या वेपर पार्टिकल के रूप में रहता है, उसको एड्जॉर्ब कर लेती है और वो कंटेनर या बॉक्स या इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस या डिवाइस क्या हो जाती है, नमी से मुक्त हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि प्लेटिनम क्या करती है, हाइड्रोजन गैस को एड्जॉर्ब कर लेती है। इसका जिक्र हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर किया है। यह भी एक अधिशोषण का उदाहरण है। प्लेटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते समय प्लेटिनम की रॉड, प्लेटिनम ब्लैक का लेफ्ट रहता है, उस पर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, प्लेटिनम की सतह पर एड्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए अभी एक अधिशोषण का उदाहरण है। तीसरी उदाहरण आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मान लो हमारे पास एक कोई भी गैस का कंटेनर है जिसमें CO2, CO, NH3 जैसे कुछ गैस है। मैं यहाँ पर CO2 की बात करता हूँ। ये CO2 गैस फिलअप है। इसको अणु को मैं इस तरह से बना रहा हूँ। और ये बंद है। CO2 से भरा हुआ एक कंटेनर है। जब इस कंटेनर पर देखिए, इसका जो दाब है, हर गैस का एक दाब होता है, उस दाब को हम मानते हैं मान लो P1। जब इस पर यहाँ पर क्या डालते हैं हम लोग, चारकोल डालते हैं, पाउडर, चारकोल का पाउडर डालते हैं या फाइनली डिवाइडेड चारकोल डालते हैं, तो ये क्या होगी, यहाँ पर आएगा। और यहाँ आने से अगली घटना हो जाती है, यदि इसको थोड़ा सा अगर मिटा के देखें हम, मान लो यहाँ पर ये चारकोल का टुकड़ा आ जाता है, तो ये क्या करेगा, अपने पृष्ठ पर कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं को एब्जॉर्ब करा लेती है, जिससे कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या कम हो जाती है और इसलिए इसकी जो दाब हो जाती है वह पहले से कम हो जाती है। मतलब P2 इज लेस देन P1। अर्थात फिर से देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड भरे हुए गैस के कंटेनर पर जब चारकोल की पाउडर डालते हैं और उसके बाद जब उसकी दाब हम मेज़र करते हैं तो पहले इसकी तुलना में दाब उसकी कम हो जाती है, जो इस बात को सूचित करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु हैं वो चारकोल के पृष्ठ पर अधिशोषित हो गए हैं। ये अधिशोषण की घटना को प्रूव करता है। एक और घटना की बात हम करते हैं, जिस प्रकार ऑर्गेनिक डाइज होते हैं, जैसे मेथिलीन ब्लू, ऑर्गेनिक डाइज की सॉल्यूशन में ऑर्गेनिक डाइज की जो सॉल्यूशन होगा वो ऑलरेडी कलर्ड होता है और ये ऑर्गेनिक डाइज का सॉल्यूशन है। ऑर्गेनिक डाइज की सॉल्यूशन में अगर हम यहाँ पर डालते हैं बायो चारकोल डालते हैं, बायो चारकोल अगर डालते हैं
और इसको जब वेल सेक करते हैं उसके बाद जब इसको छानते हैं तो यहाँ पर जो निस्यंद आता है, फिल्ट्रेट आता है, वो क्या हो जाती है, रंगीन हो जाता है। फिल्ट्रेट क्या आती है, रंगीन हो जाता है। पहले क्या आती है, सोल्यूशन कलर्ड था, बायो चारकोल डाल के हिलाने से थोड़ी देर बाद क्या होती है, रंगीन हो जाता है, जो इस बात को प्रूव करती है कि ऑर्गेनिक डाइस का जो मॉलिक्यूल है वो क्या होती है, बायो चारकोल पर एब्जॉर्ब हो जाता है। तीसरी इसकी यूज़ हम देख सकते हैं शुगर इंडस्ट्री में। जो रॉ शुगर होता है वो ब्राउनिश कलर होता है, और यहाँ पर जब उस पर बायो चारकोल डालते हैं तो वह क्या करती है, उसकी जितने अनडिजरेबल मीन्स ब्राउनिश कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और शक्कर क्या हो जाती है, कलर से फ्री हो जाता है, शाइनिंग वाइट हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी घटनाएं हैं जो अधिशोषण पर आधारित है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। ये बेसिक जानकारी थी हमारा सतह रसायन से संबंधित। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शंस, फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शंस। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। ओके।